गुरु आपको आकाश की यात्रा कराता है, आकाश मार्ग की यात्रा गुरु कराता है, क्योंकि गुरु क्या है? आकाश तत्व है। शुक्र आपको जमीन की यात्रा कराता है, जो थल है उस पे यात्रा कराता है, जैसे ट्रेन है, गाड़ियां हैं, उससे यात्रा कराता है, क्योंकि शुक्र गाड़ी है, लग्जरी है। और इन सभी यात्राओं को कौन ग्रह कराता है? क्योंकि यात्रा के लिए तीन ग्रह तो हमारे पास हैं, लेकिन इन सभी यात्राओं को कौन सा ग्रह कराता है? तो इन सभी यात्राओं को कराता है केतु। कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उस यात्रा का एक सोर्स कहीं ना कहीं केतु होगा। तो आप यात्रा क्यों करते हैं, उसे हम बर्सफल कुंडली से कैसे देखेंगे? जैसे यह जो वर्ष आपका चल रहा है, इस वर्ष फल की जो कुंडली बनेगी आपकी, यह जो वर्ष फल कुंडली बनेगी, उस वर्ष फल कुंडली के अंदर हम किस प्रकार से अपने यात्रा को देख पाएंगे कि हाँ भाई, यात्रा हमारी होगी वो कैसी होगी, या उसके परिणाम हमें कैसे मिलेंगे। तो वर्ष फल में हम उसे देखने के लिए केतु को देखेंगे, और केतु को देखकर ही हम समझ पाएंगे कि यह जो जातक है उसकी यात्रा इस वर्ष कैसी रहेगी, और वह यात्रा शुभ होगी अशुभ होगी, इसके बारे में। तो बर्सफल कुंडली के अंदर यदि प्रथम भाव में केतु गया हो, बर्सफल कुंडली के अंदर यदि प्रथम भाव में केतु गया हो, तो यह सफर के लिए बिस्तर बंध जाए, सफर ना हो पाए, सफर के लिए बिस्तर बंध जाए पर सफर ना हो पाए। मतलब जिसके कुंडली में लग्न में केतु गया हो बर्सफल कुंडली के अंतर्गत, सफर के लिए तैयारियां सारी हो जाएंगी, लेकिन वो आगे निकल नहीं पाएगा, वहीं रुक जाएगा। यदि जाएगा भी तो दो चार दिनों की यात्रा करके पुनः फिर वापस चला आएगा। वो क्या है? वो आपका प्रथम भाव के केतु है। लेकिन ये कब बेहतर रिजल्ट आपको देगा, अच्छा रिजल्ट देगा? यदि कोई आप सफर पे गए भी और वहां से आपको यात्रा हो गई, तो वो बेहतर कब देगा? जब आपका सातवां घर खाली अवस्था में हो। जब आपके कुंडली में सातवां घर खाली हो तो यात्रा हो पाएगा, और शुभ यात्रा आपकी होगी। यदि केतु दूसरे में बैठे हैं, तो यह बताता है कि यात्रा नहीं तो उन्नति नहीं। आपकी जितनी यात्रा रहेगी वर्षफल कुंडली में, यदि केतु दूसरे में बैठे हैं, तो जितनी आप यात्रा करेंगे उतनी ही आपकी उन्नति होती रहेगी। तो यहाँ यूटिलाइजेशन है, उसमें आप यात्रा करते रहिए, आपको उन्नति होती रहेगी। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आपका आठवां घर खाली अवस्था में हो। यदि आठवां घर आपका खाली नहीं है, तो आप यात्रा करेंगे, उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। आठवां घर खाली है तो आप यात्रा करें, उससे आपको उन्नति होगी। जितना ज्यादा आप यात्रा करेंगे उससे आपकी उन्नति होती चली जाएगी। ठीक है। यदि तीसरे घर की बात करें, तो तीसरे घर में यदि केतु जाते हैं, तो यह मित्र रिश्तेदार से अलग करे, मित्र और रिश्तेदार से अलग करे। जैसा मैंने सदैव एक बात आप लोगों से दोहराया है, वो यह कि जब भी कुंडली के अंदर तीसरे और छठे में केतु चले जाएं, तो यह अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देते हैं। तो वैसे ही आपके कुंडली में तीसरे या छठे में केतु गए हैं, बस फल में ही गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? मित्र रिश्तेदार से अलग करें। लेकिन कब अलग करेंगे? जब नौवां घर नवम भाव खाली अवस्था में होगा। यदि नवम खाली होगा, तभी यह आपको मित्र से, रिश्तेदारों से, लोग से, अपने परिवार से आपको अलग करेंगे, समाज से आपको अलग करेंगे, क्योंकि सोशल तीसरा भाव है, उससे वो डिटैच आपको कर देंगे। यदि चौथे में जाते हैं, तो यह यात्रा नहीं करवाता। यदि चौथे में गया तो यात्रा नहीं कराता, लेकिन आपको लाभ देता है। लेकिन यह लाभ आपको कब देगा? जब आपके कुंडली में दसम भाव ठीक अवस्था में हो।
जब आपके कुंडली में दसम भाव जो है वो ठीक अवस्था में होगा तो यह आपको यात्रा कराएगा। और साथ ही यदि आप यात्रा करते हैं तो उससे मंदी यात्रा नहीं होगी। मंदी अर्थात वो यात्रा आपकी खराब नहीं रहेगी, वो यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उस यात्रा से आप कुछ हासिल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कब? जब दसम भाव ठीक अवस्था में। और दसम भाव कैसे ठीक होगा? दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो अच्छी अवस्था में है, और दसम भाव खाली हो तो भी ठीक है, लेकिन दसम भाव में यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो यह अच्छी अवस्था नहीं होगी। ठीक। हाँ, यदि पंचम भाव की हम बात करें तो पंचम भाव स्थान परिवर्तन कराता। पंचम भाव स्थान परिवर्तन कराता। और स्थान परिवर्तन से आपको लाभ भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं होंगे, लाभ भी होंगे और अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। लेकिन कब? जब आपके कुंडली के अंतर्गत गुरु ठीक अवस्था में हो। गुरु यदि अशुभ हैं तो यह आपको यात्राएं नहीं देंगे, स्थान परिवर्तन नहीं कराएंगे। यदि स्थान परिवर्तन आपका होगा भी तो यह ठीक आपके लिए नहीं रह पाएगा। ठीक है। छठे भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली में छठे भाव के अंतर्गत यह आपके सफर का तो बंदोबस्त करा देगा कि आप सफर करेंगे, लेकिन सारा सामान आपने पैक कर लिया, सारी चीजें हो गई कि अब हमारा ट्रांसफर हो गया है, अब हमें आगे जाना है किसी दूसरे शहर में, लेकिन पता चला कि अब नहीं जाना है। लेकिन वो कब होगा? जब आपकी कुंडली में नवम भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो। नौवें भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो आप सफर का बंदोबस्त आपका हो जाएगा। केतु छठे में और नौवें में कोई भी ग्रह हो तो सफर का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन सफर आपकी नहीं होगी। यदि आपके कुंडली के अंतर्गत नवम भाव खाली हो तो सफर होगी। ठीक है। सातवां, यदि सातवें घर की हम बात करें तो सातवें भाव के अंतर्गत यह आपको मजबूरी की हालत देता है। यह मजबूरी की हालत आपको देता है, आपका शहर परिवर्तन भी कराता है। मजबूरी की हालत देता है, आपका शहर भी परिवर्तन यह कराता है। उसके साथ ही यह यात्रा से लाभ देता है आपको, अर्थात आपकी जितनी यात्रा होगी उससे आपको लाभ होगा। आपके शहर परिवर्तन करने से भी आपको लाभ होगा, लेकिन कब होगा? जब आपके लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो यह आपको सातवें भाव संबंधित, अर्थात आप शहर परिवर्तन कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, यात्रा करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा, तो लाभ लाभ आपको ये करा देगा। लेकिन लग्न अच्छी अवस्था में हो, अर्थात लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तब। यदि यह अष्टम की हम बात करें तो अष्टम भाव में केतु वर्षफल में गए हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वर्षफल की बात कर रहे हैं। तो वर्षफल में सिर्फ केतु गए हों आठवें में तो यात्रा होगी, पर आपकी इच्छा अनुसार यात्राएं नहीं होंगी। आप अपनी इच्छा से विरुद्ध आपकी यात्रा रहेगी। यात्रा करेंगे आप, लेकिन आपकी यात्रा आपके इच्छा से बिल्कुल विरुद्ध रहेगी। ठीक है। और यह क्या देगा आपको? यह आपको परेशानियां आपके जीवन में ला कर देगा। और साथ ही यह आपके जीवन के अंतर्गत
यदि आपके कुंडली में 11वें में चंद्रमा और मंगल गए हों वर्ष फल में ही, तो यह आपको बुरा असर देगा। बुरा असर कहाँ देगा? आपके संतान के ऊपर बुरा असर इसका होगा। आपके कान या आपको हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होगी, आपके कान में तकलीफ होगी, या आपके जो पैर के जोड़ होते हैं ना, जोड़ों, उसमें आपको समस्या होगी। यदि 8वें में आपके बसफल कुंडली में केतु बैठे हों और ठीक 11वें भाव में चंद्रमा या मंगल या केतु के कोई पाप ग्रह, केतु के कोई शत्रु ग्रह बैठे हों, तो यह ऐसी समस्या क्रिएट करेगा। यदि नवम भाव की हम बात करें, नवम भाव के अंतर्गत अपनी इच्छा से, नवम भाव के अंतर्गत यह अपनी इच्छा से अपने यदि घर बार की तरफ यात्रा करेगा। यदि अर्थात होता है दसम भाव। दसम भाव क्या है? आपका कर्म है, आपका कर्म स्थान है दसम भाव। तो यदि नवम भाव में केतु गया हो तो आप अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से आप अपने कर्म स्थान की ओर यात्रा करेंगे, और इस यात्रा से आपको लाभ भी होगा। एक दूसरे, आप कर्म स्थान से यात्रा करते हैं कर्म स्थान के लिए, तो यह यात्रा आपकी जो है, उसे आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। आपको ट्रांसफर भी आपकी यात्रा ही कराता है कर्म स्थान के लिए कि चलो यहाँ तो हो गया, आप दूसरे जगह जाना है। लेकिन यह कब बेहतर होगा, अच्छा रिजल्ट आपके कुंडली में कब ला कर देगा? जब आपके कुंडली में तीसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह ना बैठे हों। यदि कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं आपके कुंडली में तीसरे भाव में, तो यह आपको उस यात्रा से समस्या ही देंगे, अर्थात जो आपका ट्रांसफर होगा या जो आप जिस काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे उस काम से आपको समस्या ही होगी। कब होगी? सिर्फ उस साल होगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ वर्ष फल की बात कर रहे हैं, वर्ष कुंडली की बात कर रहे हैं। ठीक है। यदि दसम भाव की बात करें तो दसम भाव यात्रा अचानक होती है। दसम भाव में यदि केतु वर्ष फल में गए हों तो साथ ही शनि यदि साथ ही शनि यदि शुभ अवस्था में हो तो यात्रा से आपको लाभ होगा। यदि शनि अशुभ अवस्था में हो तो यात्रा से आपको हानि होगी। 8वां घर शुभ अवस्था में हो तो यात्रा से आपको लाभ होगा। यदि 8वां घर अब अशुभ अवस्था में हो तो यात्रा से आपको हानि होगी। मतलब यह है इसका कि आपको यदि आपको यात्रा से लाभ होगी तो उसके लिए शनि का शुभ होना, आपके 8वें भाव का शुभ होना उचित है। यदि 8वां भाव और शनि पीड़ित अवस्था में है, शुभ अवस्था में नहीं है, तो आपको लाभ नहीं होगा। एकादश एकादश भाव, एकादश भाव के अंतर्गत कोई विशेष फल आपको नहीं देगा, लेकिन एक समस्या देगा। क्या देगा? आपकी यात्रा दिखावटी होगी। मतलब लोगों को पता है कि भाई आप तो 4 धाम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज गए 2 दिन में लौट आए। थोड़ा जा रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन बहुत जल्द आप लौट आए हैं, अर्थात है कि दिखावटी यात्रा होगी कि हाँ गया था बस। कोई विशेष यात्रा आपकी नहीं रहेगी। केतु यदि आपके बचपन में 11 भाव में गए हों तो यह आपको कोई हानि भी नहीं देगा। 12वें की बात करें तो 12वें भाव में यदि केतु बलफल में जाते हैं तो यह परिवार के साथ सुख से व्यक्ति रहता है। और यदि यह व्यक्ति यात्रा भी करता है तो इस व्यक्ति को यात्रा से भी सुख ही प्राप्त होता है, अर्थात यात्रा भी इसके लिए शुभ ही रहती है। लेकिन कब रहती है? ऐसे रहेगी, लेकिन दूसरे भाव और छठे भाव में यदि शुभ ग्रह आकर बैठ जाएं तो 4 चांद लगना होता है ना, कि भाई 1 स्टार तो लगे थे, 3 स्टार और लग गए, 2 स्टार और लग गए।
वही स्थिति हो जाएगी कि केतु 12वें बर्ष फल में जाना तो शुभ होता ही है, लेकिन दूसरे और छठे में यदि कोई शुभ ग्रह आ जाए तो यह आपके इस योग में चार चांद लगा देगा, अर्थात यह बहुत बेहतर योग आपके जीवन में निर्माण कर देगा। ठीक है। नवम भाव के अंतर्गत, अष्टम भाव के अंतर्गत हमने बात की कि यह आपको कष्ट देगा। कब कष्ट देगा? जब खासकर चंद्रमा और मंगल आपके कुंडली में 11 में बैठे हो और केतु 8वें में बैठा हो, तो यह आपको विशेषकर लाभ देगा। उसके लिए करना क्या है? चंद्रमा हमेशा लाल किताब या कुछ भी आप देख रहे हो तो उसमें देखिए कि प्रॉब्लम दे कौन रहा है, दशा मत देखिए, प्रॉब्लम कौन दे रहा है उसे पकड़िए। तो यहाँ प्रॉब्लम कौन देगा? चंद्रमा देगा, एकादश में बैठकर। तो यहाँ चंद्रमा का आपको उपाय करना है, और उसके लिए क्या करें, यदि संभव हो सके तो 15 दिन तक लगातार कुत्ते को दूध दे या दूध से बनी हुई कोई चीज दे। ठीक है। उससे, या मंदिर में आप दूध का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये दोनों उपाय करने से आपकी चीजें ठीक होंगी। अब दोनों जगह अलाइनमेंट ही है। मंदिर कौन है? आप कहेंगे गुरु है, लेकिन मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो क्या है? केतु है। मंदिर के अंदर कौन है? भगवान है, भाव है, वहां भाव भाव हमारे आते हैं, वो कौन है? केतु है। और वहां लेके किसे गए? चंद्रमा को लेके गए। दोनों को एक जगह स्थापित कर दिए, चीजें ठीक हो गई। तो वैसे ही ये दोनों उपाय यदि 8वें में केतु वर्षफल में गया हो तो करते हैं तो आपके लिए यह बेहतर रिजल्ट को देता है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग उपाय को लेकर, क्योंकि अभी तक 2 4 10 क्लास हमारे निकल चुके हैं। उपाय की छोटी सी एक व्याख्या रख लेते हैं कि उपाय कैसे किए जा सकते हैं या उपाय क्या है। जैसे, उपाय के द्वारा ग्रहों को नष्ट करना। उपाय के द्वारा ग्रहों को नष्ट करना। अब यह क्या है? जैसे इस कुंडली में आप बस फल में देख रहे होंगे कि शुक्र कहाँ बैठा है। तो एक बार गौर फरमाइए और बताइए कि शुक्र आपकी इस कुंडली में कहाँ बैठा है। 8वें घर में बैठा है, और साथ में 8वें में। बैठा है। तो यदि यह शुक्र अशुभ है, 8वें स्थान में क्या होगा? अशुभ शुक्र है। तो उसको नष्ट करने के लिए क्या करना है कि शुक्र की वस्तु क्या होती है? ज्वार है। जौ जिसे कहते हैं, जौ के जो, जौ को यदि एक ही आ जाए, हम्म। बोया जाए तो पौधा ऐसा थोड़ा होता है, उसे ज्वार कहते हैं। तो हम्म। यदि ज्वार को या जौ को, किसी, ज्वार को खासकर, जौ जो है वो राहु हो जाएगा। जौ को, ज्वार को यदि हम किसी वीरान जगह जगह में, किसी वीराने में या श्मशान में जमीन के नीचे दबा दे, तो इस व्यक्ति को जो इस वर्ष फल में 8वें घर के शुभ अशुभ शुक्र का प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया? उपाय के द्वारा ग्रह को ही नष्ट कर दिया। वो ग्रह रहेंगे ही नहीं। वो ग्रह रहेंगे ही नहीं तो खराब रिजल्ट वो देंगे तो देंगे कैसे? लेकिन अक्सर इस उपाय को बार बार नहीं करना चाहिए, या इस उपाय को करना ही नहीं चाहिए। और कोई उपाय को करें वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि शुक्र को 8वां में जाना वो अचानक धन को भी देना दर्शा रहा है, उसे परेशानियां ही नहीं दे रहा है। जब आप ग्रह को नष्ट करेंगे तो उसकी अच्छी चीजों के साथ साथ उसकी बुरी चीजों के साथ साथ उसकी अच्छी चीजें भी नष्ट हो जाएंगी। तो भाई लाठी तो मार रहा था वो तो आपको दिख गया, लेकिन जो गुलाब का फूल दे रहा था वो भी आपका नष्ट हो गया। शुक्र प्रेम देता है और अति प्रेम देता है। प्रेम ठीक है, अति प्रेम ठीक नहीं।
तो आपने अति प्रेम के साथ साथ प्रेम को भी आपने क्या किया, जमीन में दबा दिया। तो इस बस बस फल में इस व्यक्ति को शुक्र के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इसको फिल्टर कोई कैसे भी कर सकते हैं? बता रहे हैं। जैसे यदि यहाँ गुरु बैठे या कोई भी ग्रह बैठा हो, वो अशुभ अवस्था में गया हो, तो उससे संबंधित आप बस फल में उपाय करेंगे। एक होता है उपाय द्वारा ग्रह को अपने से दूर करना। जैसे यदि किसी कुंडली के अंतर्गत 12वें भाव में मंगल बैठ जाए, 12वें भाव में मंगल बैठ जाए और अशुभ मंगल हो, जब वो अशुभ मंगल होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे कि चलते पानी में जो पानी बह रहा हो, उस पानी में हम गुड़ के जो छोटे छोटे ढेले होते हैं ना, उन्हें पानी में बहा देंगे। गुड़ को पानी में हम बहा देंगे, तो उससे क्या होगा, मंगल के अशुभ मंगल के परिणाम नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जो अशुभ मंगल का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से। तो हमने क्या किया, उपाय द्वारा ग्रह को अपने से दूर कर दिया। यदि वहां चंद्रमा बैठे हों तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम चावल का प्रयोग करेंगे। वैसे ही उपाय द्वारा आगे हम बात करें तो उपाय के द्वारा ग्रह के बुरे स्वभाव को कैसे बदला जाएगा उसके बारे में समझते हैं। अब इसमें आप ना तो ग्रह को नष्ट करेंगे और ना ही आप ग्रह को किसी भी प्रकार से पीड़ा देंगे, बल्कि आप उसके अशुभ स्वभाव को बदल देंगे। जैसे बस फल कुंडली में यदि 5वें घर में राहु हो, तो वह क्या करेगा, आपके संतान की उत्पत्ति में बाधा का कारण बनेगा। संतान में विशेषकर किसके लिए, तो पुत्र के लिए, पुत्री के लिए नहीं, लड़के के लिए यह एक बाधा का कारण बनेगा यदि आपके बचपन कुंडली में राहु 5वें में हो तो। लेकिन यह किसी जाति का अर्थात किसी लड़की के लिए उसका अशुभ असर नहीं देगा, किसी लड़की के जन्म के लिए यह बाधा नहीं बनेगा। तो यदि हम इस राहु को अपने से दूर कर दें या इस राहु को हम नष्ट कर दें, अर्थात जल में बहा दें या फिर हम जमीन में कहीं दफना दें, तो क्या हो जाएगा, यह राहु लड़के के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब लड़की का जन्म है या घर की जो लड़कियां हैं उनके लिए यह अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा, जैसे ही उसे हम बहा देंगे या दबा देंगे तो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा अभी आपने पूछा कि भाई इसको फिल्टर कैसे करेंगे, तो इसे आपको फिल्टर करने के लिए आपको ठोस चांदी की ठोस हाथी को घर में रखने से राहु के जो बुरे प्रभाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। चांदी का यदि ठोस हाथी आप अपने घर में रख लेते हैं, और हाथी को एक चीज बहुत प्रिय है, पानी, इसलिए राहु जब चतुर्थ में जाता है तो खराब नहीं करता है उसे। तो एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें हाथी को रख दीजिए, तो वह आपके लिए राहु के अच्छे रिजल्ट को आपके सामने ला कर देगा, उसके बुरे स्वभाव को खत्म कर देगा। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप फिल्टर करेंगे उसे। तो यह तो हो गया कि ग्रह के स्वभाव को कैसे बदलेंगे। वैसे प्रत्येक ग्रह को बदलेंगे कैसे, वो
सभी ग्रह के कारक के अनुसार आप उसे बदलेंगे। आगे बढ़े तो शुभ ग्रह को कैसे व्यवस्थित किया जाए, अर्थात शुभ ग्रह को स्थापित करना, उन्हें कैसे करेंगे। जैसे चंद्रमा दूसरे घर में बहुत अच्छी अवस्था में है, अब चंद्रमा दूसरे घर में जब अच्छी अवस्था में है और आपके कुंडली में दूसरे घर में चंद्रमा हो, और दूसरे तरीके से आप यह भी उपयोग में ले सकते हैं कि दूसरे घर में चंद्रमा हो तो बेहतर है, या चंद्रमा कहीं भी शुभ अवस्था में, शुभ अवस्था में नहीं, शुभ अवस्था में बैठा हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। करना क्या है, चंद्रमा के कारक एक चावल है, चंद्रमा का दूसरा कारक माता है। तो माँ के हाथ से यदि आप चावल को लेकर अपने घर में रख लें, अपने पास रख लें, तो यह, या थोड़ा चांदी रख लें, तो यह आपके लिए क्या होगा, शुभ साबित होगा। शुभ ग्रह को क्या आपने किया, अपने घर में स्थापित कर दिया, अपने पास पास स्थापित कर दिया, तो वह अच्छी अवस्था में आपको फल देगा, बुरे परिणाम आपके जीवन में वो नहीं देगा। जैसे प्रथम में लग्न में सूर्य अच्छी अवस्था में होते हैं, तो सूर्य के लिए आपको क्या करना है, सूर्य के लिए वो तांबे का कड़ा आता है ना, वो तांबे का कड़ा अपने पिताजी से आप ले लीजिए और उसे आप पहन लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो जो शुभ ग्रह है उसे कैसे स्थापित करना है वह यहाँ है। उसके बाद यदि दो अशुभ ग्रह बैठे हों कहीं, या अशुभ ग्रह बैठे हों कहीं, और जब शुभ ग्रह बैठेंगे तो झगड़े होंगे, तो उनके झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। देखिए, ऐसे उपाय बताने के लिए हम 10 20 50 उपाय आपके सामने रख देते हैं कि आप उपाय जो है सो आप कर लीजिए, लेकिन ये जो सूत्र हैं वो उपाय को बनाने के तरीके हैं कि आपको उपाय बनाना है तो कैसे बनाना है। जैसे दो ग्रह बैठे हों, मान लीजिए छठे में सूर्य और शनि बैठ जाए, और दोनों जब बैठेंगे तो झगड़े तो प्रारंभ होंगे, और जब झगड़ा होगा तो छठा भाव डिस्टर्ब होगा, और छठा भाव डिस्टर्ब होगा तो कोर्ट कचहरी, मेडिकल, नौकरी, कंपटीशन, ये सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चों का ससुराल डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए वह उस घर का कारक कौन है, उस घर का कारक कौन है, बुध है। तो बुद्ध के कारक चीजों को कहाँ ले जाइए उसे, उस घर का कारक कौन है, बुद्ध है। अब बुद्ध की वस्तुओं कहाँ लेके जाइए, आप नॉर्थ दिशा में लेके चले जाइए। अब नॉर्थ दिशा में बुद्ध के संबंधित चीजों को आप स्थापित कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, बुद्ध क्या है, सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है। तो ये क्या करेगा, बीच में खड़ा हो जाएगा और कहेगा भाई झगड़ा नहीं करना है, हो गया हो गया सो हो गया, अब नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे भी हैं तुम्हारे भी हैं, अब दोनों मिलकर मेरे घर को बर्बाद कर रहे हो। तो यह दोनों से झगड़ा रुकवा देगा। अब बुद्ध की जैसे वस्तुएं क्या हैं, तो बुद्ध की वस्तु में आप फूलों का पौधा रख सकते हैं, या कोई छोटा पौधा रख सकते हैं। बुद्ध के सामग्री मिट्टी ही आती है, उसे यदि वहां आप, पे वो ना सर यदि वहां पे वो ना हो और दो आपस में बुरे हो तो उसके बीच में भी यूज कर सकते हैं इसको। मतलब जैसे दो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों इनके मित्र हैं लेकिन आपस में शत्रु हैं,
वहां से ले लीजिए ना। कहाँ से? जहाँ से घड़ी एक बार हम लोग गए थे वापस करने याद है सर आपको? आपकी आवाज कौन क्लियर सी नहीं रूट आ पे है पा क्या रही आपका है, होटल? आपके नहीं, बैकग्राउंड से इधर बहुत जाना है हम लोग आवाज आ को ना। रही है। राहुल जी, ठीक है, आपका जो प्रश्न है वो कहीं आप बाहर है तो आप लिख दीजिए, हम देख लेते हैं। ऐसे आपके प्रश्न को जितना हम समझ पाए तो उसका यही मैंने अभी तक समझा कि जब दो शत्रु ग्रह साथ ही हों, तो छठे में दो शत्रु ग्रह ही है ना। छठे में दो शत्रु ग्रह आ गए, सूर्य और शनि। सूर्य शनि दोनों शत्रु ग्रह हैं, जब दोनों शत्रु ग्रह एक साथ बैठ गए तो वहां हमने बुध को ले आया। बुध दोनों के मित्र हैं, तो किसी एक ऐसे प्लैनेट को लाना है जो दोनों का मित्र हो, या उस घर के कारक को वहां लेके चले जाना है। उस घर का कारक, उस घर का पक्का ग्रह, उसे वहां लेके आइए, तो भी वो चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। विशेषकर सबसे बेहतर होगा कि जो उस घर का कारक हो या उस घर का स्वामी हो, उस घर का पक्का ग्रह हो, और उन दोनों का मित्र भी हो, तो यह बहुत परफेक्ट और बहुत बेहतर रिजल्ट आपको लाकर देगा। और उससे संबंधित चीजें जैसे वास्तु के अंतर्गत हमने, यदि स्वामी शत्रु हो तो कारक को लेके आइए वहां। यदि स्वामी शत्रु हो तो क्लियर है, जो स्वामी है वो तो अपने घर का तो बचाव करेगा ना, अपने घर का तो वो बचाव करेगा ही। जैसे बुद्ध को वहां हम क्यों लाए, वो अपने घर का तो बचाव करेगा दोनों से। जी, आगे उसके बाद एक और रूल आता है, वो यह है कान पकड़कर कसम खिलाना। कान पकड़कर ग्रहों से कसम खिलाना। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली के अंतर्गत शनि पांचवें घर में हो, तो इसे घर वाला सांप या बच्चा खाने वाला सांप कहा जाता है। पांचवा घर किसका है, कौन से ग्रह का घर है पांचवा, बताइए। बृहस्पति का। बृहस्पति का कोई ऐसा स्थान, मंदिर, शनि का कारक कोई वस्तु, बादाम, तो बादाम को आप ले जाकर मंदिर में रख दीजिए। और थोड़े बादाम वहां रखकर भगवान से प्रार्थना करें और शनि देव से आग्रह करें कि आप हमारे जीवन में स्थिरता लाइए, ऐसे कोई कार्य आप ना करें। और जितना बादाम आप लेकर गए हैं उससे आधे बादाम, बादाम की कोई गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं है, आधे बादाम घर लेके आइए और उसे रख दीजिए। और जब एक साल बीत जाए, क्योंकि वर्षफल की बात अभी कर रहे हैं, तो उसे फिर पानी में बहा दीजिए। जो एक साल आपका रहेगा वो शनि से व्यवस्थित होगा, शनि से व्यवस्थित होगा। लेकिन इन सब में आपको यह भी याद रखना है कि यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है। शनि पंचम में गए हैं, पांचवा घर बृहस्पति का है, तो बृहस्पति के कार्य में यदि शनि परिश्रम से लग जाएगा तो यहाँ भी यूटिलाइजेशन काम कर जाएगा, तो चीजें यहाँ भी ठीक रहेंगी, समस्या यहाँ भी विशेष व्यक्ति को नहीं होगी। अब यदि ऐसा उपाय काम नहीं करते हो या काम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ उपाय हैं जिसे 43 दिन किए जाते हैं, 43 डेज, लगातार करने से यह काम करते हैं। जैसे यदि आपके कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में ना हो तो बहते पानी में गुड़ को बहा दीजिए, सूर्य अच्छी अवस्था में होंगे। यदि मंगल बद हो, मंगल बद अर्थात मंगल अशुभ अवस्था में हो आपके कुंडली में, तो गुड़ के छोटे छोटे
या गुड़ की रेवड़ी आप, जैसे गुड़ को थोड़ा पिघलाकर उसे पानी में डाल दीजिए, बहते पानी में बहा दीजिए, वह भी आपके लिए बेहतर रिजल्ट आपको ला कर देगा। चंद्रमा के लिए पानी या दूध को एक बर्तन में डालकर अपने सिरहाने रख दीजिए, सिरहाने अर्थात जहां आप सो रहे हैं उसके आसपास। फिर उसे सुबह उठकर किसी पौधे में, और खासकर यदि पलाश का पौधा हो या कीकर का पौधा हो तो उसके जड़ में आप डाल दीजिए, तो उससे आपकी जो चीजें हैं वह ठीक हो जाएंगी। पानी में भी डाल दीजिए, बहते पानी में, उससे भी चंद्रमा संबंधित समस्या आपके जीवन में जो चल रही है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कितना करना है? 43 दिन लगातार करना है, इसे ध्यान रखिएगा। शनि के लिए, शनि के लिए आप तेल के पात्र का छायादान करें, जो तेल के पात्र का छायादान किया जाता है वह करें, और प्रतिदिन सुबह तेल की मालिश करें, वह भी शनि के लिए आपको आरामदायक होगा। शुक्र के लिए, शुक्र क्या है? गौ है, तो गोदान करें, या जो ज्वार है वह गाय को खिलाएं, वह भी आपको बेहतर रिजल्ट आपको देगा लाकर। मंगल यदि नेक है, अच्छा है, तो उसके लिए आप मीठा भोजन दान करें, वह भी आपके लिए बेहतर रहेगा। बुध के लिए तांबे के सिक्के में एक छेद कर, तांबे के सिक्के में एक छेद कर प्रतिदिन कर एक एक सिक्का 43 दिन तक बहते हुए पानी में बहाएं। यह बुध के लिए है। राहु के लिए मूली सिरहाने रखकर सोएं और उसे सुबह उठकर दान करें, या अपने वजन के बराबर तुला दान करें। या कोयले को पानी में बहाएं। तो यह जो उपाय हैं वो हर ग्रह के हैं, ठीक है, लेकिन इन उपाय को कैसे करना है? 43 दिन लगातार करना है, और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है, रात में नहीं करना है। दूसरा, इस उपाय का एक और नियम है कि यह जो उपाय करना है तो आपको एक ही उपाय को एक बार करना है। जैसे सूर्य का कर रहे हैं तो सूर्य के साथ आप मंगल का या चंद्रमा का नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सूर्य का ही करेंगे 43 दिन। उसके बाद आप किसी और का करेंगे। राहु का कर रहे हैं तो राहु के साथ आप केतु का नहीं करेंगे, आप राहु का पहले कर लेंगे उसके बाद केतु का, अर्थात एक ही उपाय को, नवग्रह के 9 उपाय को एक साथ नहीं करना है। एक ग्रह का उपाय आपने उपाय कर लिया तो फिर आपको दूसरे ग्रह के उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालें, और रोटी में भी विशेषकर रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके वो डालिए, क्योंकि केतु टुकड़ा है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसे देखिएगा तो एक प्रकार का यूटिलाइजेशन ही है और कुछ नहीं। तो यहाँ भी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, जैसा हमने बात की कि उपाय करने के जो विशेष नियम है वो यह है कि सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तक का ही, तक में ही आपको करना है। यदि बारिश हो रही हो या बादल छाए हो तो आपको उपाय नहीं करना है। ध्यान रहे, एक दिन में आप एक ही उपाय को करेंगे, लाल किताब के 4-5 उपाय को आप एक बार नहीं कर सकते हैं। अब किसी और के लिए, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो और उसका उपाय करना हो, तो किसी और के लिए उसके खून के जो रिश्तेदार हैं, जिससे ब्लड रिलेशन है, वह व्यक्ति ही उस व्यक्ति के लिए उपाय को कर सकता है, ठीक है। तो इन 4 नियमों को लेकर ही आप इसे कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
लाल किताब में कैसे